औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 एनर्जेटिक्स। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम एनर्जी से रिलेटेड पढ़ेंगे। एनर्जी से रिलेटेड जो कैलकुलेशन होती है, एनर्जी का कैलकुलेशन बेसिकली एनर्जेटिक कहलाता है। हम देखते हैं कि हमारे रोज़मर्रा जो प्रोसेस होते हैं उन सारे प्रोसेसेस के अंदर हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कहीं पे एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है, कहीं पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो एनर्जी का जो कैलकुलेशन है इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जेटिक्स। तो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन एनी चेंज, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन केमिकल और फिजिकल चेंज। हमारे पास केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है, उस दौरान में जो एनर्जी का कैलकुलेशन है उसको हम एनर्जेटिक कहते हैं। और एनर्जेटिक्स एक बेसिकली ब्रांच है साइंस के अंदर जिसके अंदर हम एनर्जी को मेजर करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास चेंज क्या होता है। चेंज हमारे पास कोई भी स्टेट चेंज हो सकती है या टोटल कंपोजिशन चेंज हो सकती है। तो दो तरह के चेंज आते हैं हमारे पास, एक स्टेट का चेंज होता है, ठीक हो, स्टेट चेंज, और एक आता है कंपोजिशन चेंज, यानी टोटल बनावट ही चेंज हो जाती है। तो जो हमारे पास स्टेट चेंज होता है, स्टेट चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज, हम इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। और जो हमारे पास कंपोजिशन चेंज होता है इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। ये दोनों चेंजेस जो है ये बेसिकली इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे स्टेट चेंज में ये होगा कि हमारे पास आइस है, आइस बेसिकली वाटर ही है लेकिन सॉलिड स्टेट में है, ठीक हो गया। इसको हम चेंज करते हैं लिक्विड स्टेट में, या हम इसको वाटर कह देते हैं, वाटर, ठीक है। तो वाटर अब क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है। हम वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर वेपर्स। अब हमने इसी चीज को गैस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन तीनों सूरत हाल में ये है वाटर। अब इस चेंज को हम क्या कहते हैं, इस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। दिस इज फिजिकल चेंज, ये हमारे पास फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन को हम ऑक्सीजन की मदद से जलाते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये कार्बन की कंपोजिशन ही चेंज हो गई है, कार्बन अब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये कार्बन और ये कार्बन, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में, ये हमारे पास गैस में है। तो हम इसको कह देते हैं दिस वन इज केमिकल चेंज। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर एनर्जी खर्च होगी। अब उसी एनर्जी का जो कैलकुलेशन होगा दैट विल बी एनर्जेटिक्स, ठीक हो गया। फिर हमारे पास हम ये चेंजेस किधर देखते हैं, हमारे पास एक चीज़ होती है, कोई भी चीज़ जिसके अंदर हम ये चेंजेस देख रहे होते हैं वो हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिस्टम। तो सिस्टम हमारे पास क्या होता है, एनीथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक हो गया। ये कुछ भी हो सकता है, ये हमारी बॉडी भी हो सकती है, ये एक कमरा भी हो सकता है, ये एक बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है और छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है। एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एक पूरा पहाड़ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ों को हम सिस्टम कह देंगे। तो सिस्टम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें हैं, किस चीज़ को हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम में तीन तरह के हमारे पास सिस्टम होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। हमारे पास तीन तरह के सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास होता है ओपन सिस्टम, ठीक हो गया, ओपन सिस्टम। लेट्स से मैं ये कह देता हूं कि हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक हो गया, ये एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क में ना आप ये इसके जो ऊपर ये जो है इसको अपने जिसकी ओपनिंग है इसको ओपन रखा हुआ है
और इसके अंदर हम ले लेते हैं हॉट वाटर, ठीक हो गया, हॉट वाटर। हम इसमें हॉट वाटर ले लेते हैं। हॉट वाटर के यहाँ पे आपको पता है वेपर्स भी बनेंगे, ठीक हो गया, तो ये वेपर्स यहाँ से एवेपोरेट भी करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन यानी इसकी अमाउंट में कमी भी वाक़ होगी, क्योंकि कुछ वाटर जो है वो यहाँ से एवेपोरेट कर जाएगा। हाँ, अगर ये वाटर कम हो जाता है तो हम नया वाटर इसमें ऐड भी कर, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन कैन बी चेंज, हम इसमें कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर इसमें प्रेशर भी चेंज हो रहा है, ठीक हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फिर इनका भी प्रेशर है, ठीक हो गया, वेपर्स का भी प्रेशर, तो प्रेशर भी हम इसमें बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक हो गया। हम इसको हाइट पे ले जाएं, ठीक हो गया, और लेवल ऑफ सी पे ले आए तो हमारे पास जो है ये जो प्रेशर है वो भी इसमें चेंज हो रहा है। तो प्रेशर कैन बी चेंज, हम इसमें प्रेशर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये हॉट है, ठीक हो गया, अब इसमें से हीट लॉस होगा, इसमें क्या होगा, हीट लॉस होगा, हीट बाहर आएगी, ठीक हो गया, ये ठंडा हो जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो इसको दोबारा हीट ऐड भी कर सकते हैं, इसको हीटिंग करें, तो हीटिंग करके हम इसमें टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी चेंज, ठीक हो गया। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कंसंट्रेशन यानी चेंज इन कंसंट्रेशन आप कर सकें, चेंज इन जो प्रेशर है वो कर सकें, और जिसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम भी हो, ठीक हो गया, और उसके बाद हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर जो है वो ये सारे चेंज ज़ीरो के बराबर ना हो, ठीक हो गया, यानी ये ज़ीरो, ये पैरामीटर ज़ीरो ना हो। तो ऐसा जो सिस्टम होता है वो हमारे पास क्या होता है, ओपन सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जिसमें प्रेशर चेंज कर सकते हैं, जिसमें आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस जिसमें आप कर सकते हैं वो हमारे पास ओपन सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम में हम एक चीज़ नहीं करते, बस क्लोज सिस्टम है, इसको आप ऊपर से इसको ढक्कन से बंद कर दो, ठीक हो गया, इसके ऊपर ढक्कन लगा दो, तो ये क्लोज सिस्टम बन जाएगा। जब ये क्लोज सिस्टम बन जाएगा तो आप इसमें कंसंट्रेशन जो है वो अब चेंज नहीं कर सकते, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, इससे कोई चीज़ रिमूव नहीं कर सकते। तो डेल्टा सी जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, कंसंट्रेशन चेंज ज़ीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें प्रेशर जो है वो डेल्टा पी भी क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी हम प्रेशर भी इसमें बढ़ा या कम नहीं कर सकते, ठीक हो गया। फिर उसकी वजह से वॉल्यूम भी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डेल्टा वी जो है वो भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ ज़ीरो नहीं होगी, दैट विल बी डेल्टा टी, यानी इसमें टेम्परेचर जो है वो बढ़ा या कम कर सकते हैं, हम इसको हीट करके इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, हीट को निकाल के, यानी इसको किसी ठंडी जगह रख पे आप इसका टेम्परेचर जो है वो हमारे पास चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर आप इसमें चेंज कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। कंसंट्रेशन जो है वो, प्रेशर जो है और वॉल्यूम जो है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है जिसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम ये होता है कि जिसमें ना आप हीट भी चेंज ना, ये दोनों चीज़ों के साथ ये भी ना कर सके। ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जिसमें हम हीट को भी जो है ना वो कांस्टेंट कर सकते हैं या टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम जैसे थर्मोस फ्लास्क होती है आपके पास, तो थर्मोस फ्लास्क में कोई भी चीज़ आप ठंडी रखते हैं तो वो ठंडी रहती है, कोई भी चीज़ आप गर्म रखते हैं तो गर्म रहती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि वो इंसुलेट करता है, हीट लॉस को रोकता है, या हीट ऐड नहीं होने देता और हीट रिमूव भी नहीं होने देता। तो ये दोनों सूरतों, यानी जिसमें आप चेंज इन कंसंट्रेशन यानी ये ज़ीरो हो, चेंज इन वॉल्यूम ये ज़ीरो हो, चेंज इन प्रेशर ये ज़ीरो हो, चेंज इन टेम्परेचर ये भी ज़ीरो हो, तो ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड भी टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम है, लेकिन क्लोज सिस्टम के अंदर ये है कि आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी एग्जाम्पल होगी ओपन बॉटल
filled with water, filled with water, ऐसी बॉटल जो ओपन है और क्लोज्ड बॉटल, ठीक हो गया, क्लोज्ड बॉटल filled with water, ठीक हो गया, filled with water, ठीक है, water। और इसमें आ जाएगी थर्मोस फ्लास्क, थर्मोस फ्लास्क। जो थर्मोस फ्लास्क होती है वो इसकी एग्जांपल है, जिसमें आप चाय को गर्म रखते हो तो वो गर्म रहती है, और क्योंकि उसमें हीट लॉस नहीं होता तो इस वजह से टेम्परेचर, क्योंकि आप देखते हैं किसी सिस्टम में आप हीट ऐड करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और हीट आप निकालेंगे उस सिस्टम में से तो हीट के निकालने की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो हम इस वजह से कहते हैं कि सिस्टम के हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद सिस्टम के अलावा जितनी भी चीजें होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, वो सराउंडिंग होती है। anything other than system is called surrounding, ठीक है। अब अगर हम इस कमरे को ही सराउंडिंग मान लें, सिस्टम मान लें, तो इसके अलावा जितनी भी जगह है वो हमारा पूरा यूनिवर्स के जितने भी पार्ट है वो हमारे पास क्या है, सराउंडिंग है, ठीक हो गया। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास यूनिवर्स बनाते हैं, यूनिवर्स, ठीक हो गया। यानी यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास यूनिवर्स होती है। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए जो सेपरेटर होता है, या वॉल होती है, या बाउंड्री होती है, ठीक है, द सेपरेशन between system and surrounding is called बाउंड्री, ठीक हो गया। हम इसको बाउंड्री कह सकते हैं, ठीक हो गया। ऐसी दीवार जो सिस्टम और सराउंडिंग में, जैसे इस कमरे को अगर हम क्या मान लेते हैं, इस कमरे को हम लोग सिस्टम मान लेते हैं, तो इसकी जो दीवारें होंगी, छत होगी, फर्श होगा, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, ये बाउंड्री है, जो कि सराउंडिंग को सिस्टम से क्या कर रही है, अलग कर रही है। अब ये बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री की बहुत सारी हम टाइप्स देख सकते हैं। बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, ठीक हो गया, रिजिड बाउंड्री जो है वो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल, ठीक हो गया। उसके बाद बाउंड्री की एक दो और टाइप्स हैं। बाउंड्री जो है वो रियल भी हो सकती है, रियल, और बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, इमेजिनरी, यानी बाउंड्री हो ना, आप उसको इमेजिन कर लें। उसके बाद बाउंड्री जो है वो दो तरह की होती है। एक बाउंड्री ऐसी होती है जो कि हीट ट्रांसफर को प्रमोट करती है, जिसको हम डायाथर्मिक बाउंड्री कहते हैं, डायाथर्मिक बाउंड्री। ऐसी बाउंड्री जैसे इसमें बाउंड्री थी, ये जो गिलास है, ये गिलास क्या करता है, हीट बाहर भी जाने देता है, हीट अंदर भी आने देता है, तो ये हमारे पास डायाथर्मिक बाउंड्री है, ठीक हो गया। यानी कंडक्टिव, ऐसी बाउंड्री जो कंडक्टर हो, ठीक हो गया, कंडक्टर, और जो हीट लॉस को क्या करे, ये हीट फ्लो को प्रमोट करे, हीट फ्लो, ठीक हो गया, हीट फ्लो को प्रमोट करे, यानी हीट फ्लो होने दे, ऐसी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, डायाथर्मिक बाउंड्री। और एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसमें हीट, जैसे थर्मोस फ्लास्क की बाउंड्री है, थर्मोस फ्लास्क की ऐसी बाउंड्री है जिसमें हीट लॉस नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एडियाबैटिक होती है, एडियाबैटिक बाउंड्री, एडियाबैटिक बाउंड्री, ऐसी बाउंड्री, ठीक है, विच प्रिवेंट, ये पहली बात तो ये इंसुलेटर होती है, इंसुलेटर, ठीक हो गया। दूसरा ये कि ये प्रिवेंट हीट लॉस, जो हीट लॉस को रोकेगी, ऐसी बाउंड्री को हम क्या कहेंगे, ऐसी बाउंड्री को हम कहेंगे, ये हमारे पास एडियाबैटिक बाउंड्री है।
अच्छा, इसमें जो डायाथर्मिक बाउंड्री है ना, वो इस गिलास वाली फ्लास्क की होगी, जो गिलास का बना फ्लास्क होगा या स्टील का बना फ्लास्क है, ठीक हो गया, या कोई भी ऐसा है जिसमें से हीट फ्लोज, यानी कि आप हीट करें तो टेम्परेचर बढ़ जाए अंदर सिस्टम का, और हीट यानी कि रिमूव करें या ठंडा करें उसको तो टेम्परेचर कम हो जाए, हीट लॉस को प्रोमोट करे, हीट फ्लो को प्रमोट करे, ऐसी डायाथर्मिक बाउंड्री होती है। अब ये सिस्टम के इर्द गिर्द वाली जगह जो है वो सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग में हीट को जाने दे, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब भी करे, तो इसको ऐसी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, डायाथर्मिक बाउंड्री। और ऐसी बाउंड्री जो थर्मस फ्लास्क में होती है, जिसमें इंसुलेटेड होती है बाकायदा, उसके दरमियान में या तो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाता है या फिर एयर होती है जो एक वॉल से दूसरी वॉल तक हीट लॉस को रोकती है। तो किसी भी तरीके से आप हीट लॉस रोकते हैं, तो ऐसी बाउंड्री जो हीट लॉस को रोकेगी वो हमारे पास क्या होगी, वो एडियाबैटिक बाउंड्री होगी। अच्छा, रिजिड और फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि वो एक बहुत सख्त दीवार, जैसे इस कमरे की जो दीवार है ये रिजिड बाउंड्री अब कह देंगे इसको, ठीक हो गया। लेकिन अगर किसी बॉटल की जो दीवार होगी या बॉटल की जो वॉल होगी वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल है, तो हम उसको फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, ठीक हो गया। रियल ये होगी कि ये हमारे पास रियल जो है वो हम, और अगर बाउंड्री नहीं है एग्जैक्ट, हम बाउंड्री उसकी डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो हम उसमें इमेजिन कर लेंगे कि ये बाउंड्री है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट लॉस होता है, ठीक है, हीट एवॉल्व हो या हीट एब्जॉर्ब हो, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। दोज रिएक्शंस, या आप लिखें दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस in which heat exchange occur, ठीक हो गया, जिसमें हीट चेंज हो, ठीक हो गया, आइदर हीट एब्जॉर्ब्ड और evolved during a chemical reaction, ठीक हो गया, तो हम उसको थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ऐसी इक्वेशन, द इक्वेशन, ठीक हो गया, इक्वेशन which shows amount of heat evolve or absorbed during a chemical reaction। ऐसी इक्वेशन वो हमारे पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास लेड से कार्बन है और वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक हो गया। तो इस वक्त अगर मैं यहाँ पे इसकी हीट भी लिख देता हूँ, ठीक है, कि इसकी कितनी हीट जो इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, यानी जैसे इसमें -343 ये हमारे पास होती है, ठीक हो गया, या 341 होती है, आई थिंक सो, खैर इसको चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है। तो ये -341, अब ये जो मैंने एक फिगर लिखा है ना, अब ये पूरी इक्वेशन इस फिगर के साथ ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाएगी। और ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट चेंजेस हों तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, यानी एक्चुअल में ये रिएक्शन थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, और ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, और ये जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसको हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, ऐसी ब्रांच जिसमें हम हीट चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं या एनर्जेटिक्स पढ़ते हैं, तो हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री कहलाती है। उसके बाद हमारे पास दो तरह के थर्मोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो या ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। तो यहाँ पे जो एक्सो टर्म है, एक्सो का मतलब होता है इवॉल्व, ठीक हो गया, इवॉल्व,
या रिलीज या आउटसाइड, इसके बहुत सारे मतलब हैं। एक्सो का मतलब यानी हीट जहाँ पे इवॉल्व हो रही हो, रिलीज हो रही हो, उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अगर हम इसका ग्राफ बनाए ना, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस केमिकल सब्सटेंस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इस एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे हम कंसंट्रेशन रखेंगे, तो हमारे पास जो ये है, ये जो एनर्जी है, ये हमारे पास क्या है? ये एनर्जी लेट से हम कह देते हैं रिएक्टेंट्स की है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, ठीक हो गया। अच्छा, ये एनर्जी जो है ये किसकी है? ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है, ठीक हो गया। अच्छा, ये एनर्जी कहाँ से नजर आ रही है? ये यहाँ से ये वैल्यू लेंगे, ठीक हो गया। पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की क्या है? ज्यादा है प्रोडक्ट से, ठीक हो गया। तो इसका मतलब, इसके एक तो मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो प्रोडक्ट को रहने के लिए कम एनर्जी लग रही है, रिएक्टेंट को रहने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो जिसको रहने के लिए कम एनर्जी लगेगी वही ज्यादा स्टेबल होगा। तो प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स, यानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल है। एक बात तो ये हो गई। फिर उसके बाद जो एनर्जी है, ठीक हो गया, द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। तो प्रोडक्ट से जो एनर्जी है रिएक्टेंट से वो क्या है? ज़्यादा है। तो हमारे पास जब हम प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे, ठीक हो गया, तो ये रिएक्टेंट से लेकर ये जो प्रोडक्ट तक की जो एनर्जी है, ये हमारे पास क्या होगी? ये वो एनर्जी होगी जो एक्सोथर्मिक एनर्जी होगी, यानी ये वो एनर्जी होगी जो रिलीज होगी जब रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एनर्जी इवॉल्व, ठीक हो गया। और यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी होगी ये वाली, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी दे के हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक हो गया, जब हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे। तो दोज रिएक्शंस, ठीक हो गया, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक हो गया, सॉरी, हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक हो गया, इवॉल्व यानी रिलीज होती है, तो हमारे पास क्या होती है? एक्सोथर्मिक। जैसे आप किसी गैस को जलाते हो तो किसी गैस को जलाते वक्त क्या होता है कि हीट निकल रही होती है उससे, तो हमारे पास क्या होता है? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक हो गया। तो इसमें एक तो ये चीज है, ठीक हो गया। अब इस जो रिएक्टेंट होते हैं, इस रिएक्टेंट की हम हीट जो होती है उसको हम कहते हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, ठीक हो गया, सॉरी, एच ऑफ रिएक्टेंट। हीट ये एच होता है एंथैल्पी, आगे जल के पढ़ेंगे एंथैल्पी क्या होता है। तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, और ये यहाँ पे इनकी एंथैल्पी जो इसकी हीट होगी प्रोडक्ट की, वो हमारे पास क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक हो गया। तो एक चीज़ ये होती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होती है वो हमारे पास क्या होती है? ग्रेटर होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से। तो ये भी एक चीज़ होती है, ठीक हो गया। तो इस वजह से ये रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। जिसमें एग्जाम्पल हम दें तो एग्जाम्पल में हमारे पास जो है आ जाता है कंबशन रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें हम कंबशन करते हैं वो हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। सर्टेन जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी, नॉट ऑल,
ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस ये हमारे पास एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते, कुछ होते हैं जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवॉल्व होगी और इसका हमेशा आप देखेंगे कि डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी ना, यानी हीट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव वे आएगी, ठीक हो गया, नेगेटिव वैल्यू, ठीक हो गया, नेगेटिव वैल्यू होगी हमेशा, डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। उसके बाद हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस आ जाते हैं। तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड या एब्जॉर्ब, ठीक हो गया, एब्जॉर्ब, ठीक हो गया। ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास एक तरफ हम रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी जो रिएक्टेंट की होगी, ठीक हो गया, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स की होगी, ठीक हो गया। यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी ये हमारे पास क्या हो गया, रिएक्टेंट्स, ठीक हो गया, ये रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमारे पास क्या होगी, ये प्रोडक्ट्स की जो है वो एनर्जी होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इसको हीट करेंगे तो इसको प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ से लेकर यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो एनर्जी होगी ये वो एनर्जी होगी जो एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक हो गया, एब्जॉर्ब्ड, ये वो एनर्जी होगी जो एब्जॉर्ब होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी होगी ये वाली, ये एक्टिवेशन एनर्जी भी कहलाएगी, ठीक हो गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी स्टार्ट करने के लिए होती है, मैं आगे चल के बताऊंगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पे एक तो चीज़ ये है कि प्रोडक्ट्स जो है वो लेस स्टेबल है रिएक्टेंट से। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक हो गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। तो जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक हो गया। रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है। इस वजह से प्रोडक्ट्स को ज़्यादा एनर्जी लगेगी, रिएक्टेंट को कम एनर्जी लगेगी, तो रिएक्टेंट जो है वो लेस स्टेबल होंगे, प्रोडक्ट्स मोर स्टेबल होंगे। तो इसमें एंथैल्पी जो होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट वो कम होगी और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से क्या है, ज़्यादा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये स्टेबल होंगे। और इस केस के अंदर जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक हो गया। तो आपने समझ जाना है कि इस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो दोज केमिकल रिएक्शंस, इसमें इसको द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, दोज chemical reaction in which heat energy absorbed, ठीक हो गया। जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक हो गया। जैसे हमारे पास है H2 प्लस I2, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, 2HI, ठीक हो गया। तो इसमें जो हीट एनर्जी होती है, डेल्टा एच की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, वो पॉजिटिव आती है। तो हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो जिसमें भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होगी वो हमारे पास क्या होंगे, एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, तो रिएक्टेंट अपनी ज़्यादा जो एनर्जी उनके पास होती है उसको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, तो रिएक्टेंट एनर्जी गेन करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो हमारे
पास जब भी रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो सूरत हाल में उनको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हीट को ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हीट एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा। तो और इसके अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होंगे, रिएक्टेंट कम स्टेबल होंगे, और यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, प्रोडक्ट कम स्टेबल होंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर हमारे पास इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है, जिसके अंदर एक चीज़ हमें बताई गई है कि हमारे पास फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है ये क्या है। इसमें हमने बताना है कि एक्सोथर्मिक कौन सा है, एंडोथर्मिक कौन सा है। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सबसे पहले तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर को देख लेते हैं कि फ्रीजिंग क्या है। ठीक हो गया, हमारे पास कोई भी वाटर जो है, ठीक है, वाटर H2O, ये हमारे पास क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है। इस H2O को हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो एक बात याद रखें कि हमारे पास ये जो फ्रीजिंग है, इस फ्रीजिंग में हम हीट क्या कर रहे हैं, हीट रिमूव कर रहे हैं। इसको किसी ठंडे एनवायरनमेंट में रखेंगे तो हीट इसके अंदर से निकल के बाहर जाएगी। तो हीट जब इसके अंदर से, यानी ये सिस्टम है, तो सराउंडिंग में हीट जाएगी, तो हीट का फ्लो होगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन। रेफ्रिजरेटर में जब रखते हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन होता है, इसके अंदर हीट ज़्यादा होती है, तो ये हीट को बाहर निकालता है। तो उस वक्त हीट इवॉल्व होगी, तो हमारे पास कहेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक हो गया, दिस वन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। एक बात आप समझ लें कि हमारे पास, मैं इसको जनरली बयान कर देता हूँ, H2O है, ये सॉलिड में है, उसके बाद H2O है, ये लिक्विड में है, उसके बाद H2O है, ये हमारे पास गैस में है, यानी वेपर्स। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। ठीक हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक हो गया, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन भी कह देते हैं। ठीक हो गया, मेल्टिंग या फ्यूजन। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, या हम इसको बॉइलिंग भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, या वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं, इसको हम वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस है। अब ये ऊपर वाली जो प्रोसेस है ना, इस ऊपर वाले प्रोसेस के अंदर हीट क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक हो गया, हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक हो गया, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक हो गया, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम ये उल्टा प्रोसेस करते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फ्रीजिंग। ठीक हो गया, तो ये वाले जो प्रोसेस हैं इसके रिवर्स में, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हीट जो है वो क्या होगी, हीट रिलीज्ड या हीट इवॉल्व्ड। ठीक हो गया, हीट रिलीज होगी या इवॉल्व होगी, ये हमारे पास ओवरऑल सिचुएशन है। ये इन केसेस के अंदर मेल्टिंग, फ्रीजिंग में, सॉरी मेल्टिंग और फ्यूजन, दिस वन इज फ्यूजन। ठीक हो गया, और ये वाली जो F है ये फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग। ठीक हो गया, ये इसमें कंफ्यूजिंग होना। तो फ्यूजन या मेल्टिंग हो, या एवेपोरेशन या बॉइलिंग हो, या वेपोराइजेशन हो, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। और कंडेंसेशन हो या फ्रीजिंग हो, ये किसी भी लिक्विड की हो, तो उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो इस केस में ये आपके लिए कोई भी सवाल आ जाए तो इसको आप हल कर लें। कंबशन किसी भी गैस की हो, वो हमारे पास क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है। ठीक हो गया, तो कंबशन ऑफ मीथेन इज एक्सोथर्मिक। कंबशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ गैसेस इज एक्सोथर्मिक एक्चुअली। कंबशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ गैसेस इज एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर। सब्लिमेशन पहले समझ लें, सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन होता है कोई भी चीज़ सॉलिड में होती है उसको आप गैस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया, तो इसी तरीके से सॉलिड CO2 होती है, सॉलिड, उसको आप किस में कन्वर्ट करते हो, CO2 गैस में कन्वर्ट करते हो। तो ये हमारे पास क्या है, पहले हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा था, अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये हीट एब्जॉर्ब होगा। तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा।
उसके बाद हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन है। अब मैंने आपको कहा था कि डीकम्पोजिशन कुछ जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, कुछ एंडोथर्मिक होती है। यहाँ पे इस केस में ये एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि आप कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन को मार्बल भी कहते हैं, मार्बल ठीक हो गया, ये लाइमस्टोन होता है और इसका फार्मूला होता है CaCO3, ये इसका फार्मूला होता है। तो CaCO3 को आप जब हीट करते हो तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट होती है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसको हम क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं और साथ में CO2 में कन्वर्ट होती है। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें देखें गैस से लिक्विड में जा रहे हैं, तो ये सिंपल सा एक आंसर है। गैस से लिक्विड में जाना क्या होता है, ये गैस है, ये लिक्विड है, तो ये हीट रिलीज, ये एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।